नमस्कार। हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे एक नई श्रृंखला की, एक न्यू बैच ऑफ आर्टिकल्स की। जी हाँ, हम बात करेंगे आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78, जो कि बात करते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मतलब केंद्रीय कार्यपालिका। देश की कार्यपालिका या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से मिलकर एग्जीक्यूटिव बनती है। तो सवाल है कि इन सब को लेकर संविधान में क्या अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, क्या उनके क्वालिफिकेशंस हैं, कौन व्यक्ति भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है या बन सकती हैं, और उनके क्या क्या टर्म्स ऑफ ऑफिस हैं। इन सारी चीज़ों पर आज का ये वीडियो। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी रिसेंटली ये डिबेट शुरू हुआ कि प्रेसिडेंट का हिंदी शब्द क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो शब्द है राष्ट्रपति, ये कहीं ना कहीं जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ये कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी है। तो फिर प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या बुलाया जाए? क्या महामहिम बुलाया जाए या फिर उनको राष्ट्रीय नेता बुलाया जाए? इस वीडियो के पर्पस के लिए मैं प्रेसिडेंट शब्द का ही उपयोग करूंगी। देखिए, एक आम नागरिक जब प्रेसिडेंट के बारे में सोचता है या प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में सोचता है तो अक्सर जो बड़ा प्रेसिडेंट्स हाउस जो दिल्ली में है, बड़ा राष्ट्रपति भवन जिसे कहते हैं, वो जहन में आता है। 340 कमरों का ये बड़ा सा महल रूपी प्रेसिडेंट्स हाउस जो लगभग 320 एकड़ में फैला हुआ है, ये दिखाता है कि भारत के संविधान के अनुसार जो प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो कितनी महत्वपूर्ण है। और आज जब हम संविधान के अलग अलग अनुच्छेद देखेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों हम जानते हैं कि भारत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। और आमतौर पर ये माना जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो केवल एक टिट्युलर हेड है। टिट्युलर का मतलब कि जो फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट तो हैं, लेकिन उनके पास असल सत्ता जो है वो नहीं रहती, क्योंकि असल सत्ता किसके पास होती है? जी हाँ, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। लेकिन संविधान के अनुच्छेदों को पहले देखते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद आर्टिकल 52 आधी लाइन में कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है शैल, कि हमेशा भारत में एक प्रेसिडेंट होंगे। अब आर्टिकल 53 इसी बात को आगे बढ़ाता है और कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, मतलब केंद्र सरकार की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो पालिका की जो पावर्स हैं वो क्या हैं और किस में रिसाइड करती हैं। Article 53 subclause 1 reads, the executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. So सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि भारत में जो एग्जीक्यूटिव पावर है, हम जानते हैं कि जो पूरा स्टेट ऑफ इंडिया है वो मुख्यतः यूनियन लेवल पर 3 भागों में डिवाइड होता है। लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, मतलब पार्लियामेंट, उनके संबंधित अनुच्छेदों को भी हम देखेंगे। अभी हम जिन अनुच्छेदों को देख रहे हैं वो डील करते हैं सेकेंड ऑर्गन ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव के साथ, मतलब कौन इन कानूनों का इंप्लीमेंटेशन करता है, सरकार कौन चलाता है। और तीसरा जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका, कि यदि कोई मतभेद होता है तो उस पर आप किनके सामने जा सकते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मतलब हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और बाद में जब हम स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उसमें किस प्रकार से गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि जो केंद्र सरकार का एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में वेस्टेड होगा? जी हाँ, इट शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। और इसी आर्टिकल से प्रेसिडेंट को स्टेट का फॉर्मल हेड माना जाता है और जितने भी एग्जीक्यूटिव काम किए जाते हैं वो
प्रेसिडेंट के नाम में, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट किए जाते हैं। मतलब करें भले प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्डर्स पास होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, आप देखेंगे कि हमेशा उन पर प्रेसिडेंट के दस्तखत होंगे, इन हिज नेम और इन हर नेम। Why? Because Article 53(1) vests the executive power in the President of India. Article 53 subclause 2 देखते हैं। Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the defense forces of India shall be vested in the President and the exercise thereof shall be regulated by law. Article 53 subclause 2 प्रेसिडेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण काम या कार्य या पोजीशन को डिफाइन करता है। वो कहता है कि भारत में जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, जिसमें एयर, नेवी, आर्मी, ये सब इंक्लूडेड हैं, इन सारी डिफेंस फोर्सेस के जो हेड जिसे माना जाएगा वो कौन होगा? वो प्रेसिडेंट होंगे। तीसरा, आर्टिकल 53 सब क्लॉज 3 रीड्स, nothing in this article shall, number 1 or A, be deemed to transfer to the President any functions conferred by an existing law on the government of any state or other authority, or B, prevent the Parliament from conferring by law functions on authorities other than the President। मतलब आर्टिकल 53 सब क्लॉज सी ये साफ कर रहा है कि ऐसे कोई भी अधिकार जो अभी वर्तमान में किसी राज्य सरकार के पास हैं, इस आर्टिकल से ये नहीं माना जाएगा कि वो प्रेसिडेंट के पास है। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो ये कि स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने अपने जो पावर्स हैं वो बरकरार रहेंगे। और दूसरा कि पार्लियामेंट को ये लगता है कि कुछ अधिकार प्रेसिडेंट के अलावा किसी और अथॉरिटी को देना चाहिए, तो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि उसके लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 53 सब क्लॉज 3 इसलिए जोड़ा गया कि हम कह तो रहे हैं कि जो पूरा एग्जीक्यूटिव पावर है उसका हेड प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन इसके साथ साथ यदि पार्लियामेंट कोई कानून बनाना चाहे और कुछ स्पेसिफिक पावर्स किसी और अथॉरिटी को देना चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन यदि पार्लियामेंट ये चाहे कि भारत में प्रेसिडेंट की पोजीशन ही ना हो या भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो ही महामहिम बन जाएं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने देखा आर्टिकल 52 ने कहा कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट की पोजीशन को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेसिडेंट्स के कुछ पावर्स के लिए यदि पार्लियामेंट कानून बनाना चाहे तो बना सकती है। देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में 2-3 चीज़ें, क्योंकि अगले 3-4 वीडियो में हम प्रेसिडेंट के पावर्स, फंक्शंस, कैसे उन्हें अपॉइंट किया जाता है, कैसे इम्पीचमेंट होता है, कैसे हटाया जा सकता है, इन अलग अलग चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट पर 3-4 मुख्य बिंदु समझना ज़रूरी है। पहली बात ये कि देखिए, भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो किन शब्दों का उपयोग करता है? वो कहता है दैट देयर शुड बी अ सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये जो शब्द है रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक मतलब एक ऐसा देश जिसका जो प्रमुख है, जो हेड है, वो हेरिडिटरी पोजीशन से ना आता हो। कि जैसे हमने देखा कि यूके में रानी जो है, रानी के बच्चे वो एक हेरिडिटरी से जो है वो देश के सबसे प्रमुख बनेंगे। लेकिन रिपब्लिक का मतलब कि एक चयनित व्यक्ति जो है उसमें एग्जीक्यूटिव पावर होगा। ये अलग बात है कि प्रेसिडेंट जो भारत में जैसे उनका चयन किया जाता है वो इलेक्टेड तो हैं, हेरिडिटरी नहीं है, लेकिन उनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब? जब किसी पोजीशन के लिए लोग सीधे सीधे उस व्यक्ति का चयन करते हैं तो वो डायरेक्ट इलेक्शन माना जाता है। देखिएगा, जैसे इस देश में हम एमएलएस का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में लोकसभा के मेंबर्स का जिस प्रकार से चयन करते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि हम सीधे उनके लिए वोट नहीं करते। इसी प्रकार से जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका चयन भी इनडायरेक्ट इलेक्शन के तौर पर होता है। इसकी क्या प्रोसेस होती है इस पर आएंगे, लेकिन उसके पहले इतिहास का एक छोटा सा लेसन। देखिए, आप ये पूछ सकते हैं कि भारत बनाने वालों ने, इस भारत के संविधान बनाने वालों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में सारे एग्जीक्यूटिव पावर तो दिए, लेकिन उनके इलेक्शन को इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों बनाया? क्यों ना सीधा सीधा लोग ही भारत के प्रेसिडेंट को चयन करें? तो इसमें 2-3 बातें मद्देनजर रखना जरूरी है। पहली बात ये कि अमेरिका में जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और अमेरिका के जो
प्रेसिडेंट हैं उनको सीधे तौर पर लोग ही चयन करते हैं। इंडिया में ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यदि प्रेसिडेंट का चयन सीधे तौर पर लोग करते तो फिर ये जो उसमें पैसा लगता, जो उसमें एनर्जी लगती, जो उसमें समय लगता, उसके मुताबिक फिर ये ज़रूरी होता कि वो प्रेसिडेंट को हम कुछ रियल सब्सटैंटिव पावर्स दें। एट द सेम टाइम यदि हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन को केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक ही सीमित रखते कि सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही वोट करेंगे, उसमें स्टेट्स का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो हमें एक ऐसे प्रेसिडेंट मिलते कि जिनका कंसेंसस या जिनका कहा जाए जो एक नेशनल छवि है वो बहुत लिमिटेड होती क्योंकि सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने उनका चयन किया है। तो संविधान बनाने वालों ने प्रेसिडेंट के चयन के लिए, उनके इलेक्शन के लिए एक मध्यम रास्ता चुना। क्या कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, मतलब वो बॉडी जो प्रेसिडेंट का चयन करती हैं, और उसमें कौन कौन होंगे? उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। राज्यसभा में वो मेंबर्स जिनको अलग से जिन्हें कहा जाए कि नामांकित किया गया है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होंगे। और सारे स्टेट्स में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे। तो सीधे सीधे लोग चयन नहीं कर रहे हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कर रहा है। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग हैं? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स नंबर 1 और नंबर 2, सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स। इसकी प्रोसेस क्या है उसका आर्टिकल भी समझाऊंगी और उसका फॉर्मूला क्या है वो भी आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये कारण था कि हमने प्रेसिडेंट का डायरेक्ट चुनाव का तरीका नहीं रखा संविधान के अनुसार। तो अब देखते हैं अगला आर्टिकल जो समझाएगा कि कैसे, अगले 2 आर्टिकल की कैसे इलेक्ट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्रीय नेता को। आर्टिकल 54 सेज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड by the members of an electoral college। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वो बॉडी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन या चयन करेंगी। कंसिस्टिंग ऑफ, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा? कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड मेंबर्स आए हैं, इसलिए मैंने कहा कि राज्यसभा में नामांकित मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे। आर्टिकल 55 वो मुख्य आर्टिकल है, वो मुख्य अनुच्छेद है जो पूरी प्रोसेस प्रेसिडेंट के चुनाव को ले डाउन करता है। अभी अभी भारत को अपने 15वीं और नई प्रेसिडेंट मिली हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट हैं, दूसरी महिला हैं जो भारत की प्रेसिडेंट बनी हैं और पहली महिला हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। तो उनके इलेक्शन में किस प्रकार से आर्टिकल 55 का फॉर्मूला लगाया गया वो भी आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले देखते हैं कि लीगल प्रोविजन क्या है। आर्टिकल 55 रीड्स मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाएगा। आर्टिकल 55 सब क्लॉज 1, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जहां तक प्रैक्टिकेबल हो, देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की बात कर रहा है आर्टिकल 55(1). ये कह रहा है कि जहां तक संभव हो अलग अलग राज्यों का एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट के चुनाव में। मानिएगा कि कोई राज्य है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से कितने लोग और उनके वोट की क्या वैल्यू होगी, इसको मद्देनजर रखते हुए प्रेसिडेंट के चुनाव होना चाहिए। इसको कैसे अप्लाई किया गया है, क्या फॉर्मूला है, कैसे 55(1) में जो बात की गई है उसको इंश्योर किया गया है, वो मैं आपको समझाती हूं। उसके पहले देखते हैं 55(2). For the purposes of securing such uniformity among the states inter se, as well as parity between the states as a whole and the union, the number of votes which each elected member of parliament and of the legislative assembly of each state is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner। ये इंश्योर करने के लिए कि अलग अलग स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के चुनाव में और सारे स्टेट्स का मिला जुला के जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट के से लगभग सेम हो, ये इंश्योर करने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, अब उसको लिखा गया। सबसे पहले, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट शैल हैव एज मेनी वोट्स as there are multiples of 1000 in the quotient
obtained by dividing the population of the state by the total number of the elected members of the assembly। देखिए यदि आप संविधान पहली बार देख रहे हैं और आप इस प्रोविजन को पढ़ते हैं तो शायद आपको अपने मैथ्स के लेसन याद आ जाएं कि क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा है। तो मैं स्क्रीन पे आपको ये फॉर्मूला बड़ी आसानी से समझाती हूँ। ये कह रहा है कि हर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं उनके वोट की वैल्यू क्या होगी, उसको डिटरमिन करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। पहले कि उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, उस स्टेट की पॉपुलेशन को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से। इसके बाद क्या किया जाएगा, इफ आफ्टर टेकिंग द सेड मल्टीपल्स ऑफ 1000 द रिमाइंडर इज नॉट लेस देन 500, ये गुणा भाग करने के बाद हमारे पास जो संख्या आएगी यदि वो 500 से कम है, then the vote of each member referred to in subclause A shall be further increased by 1। तो हर मेंबर का जो भी संख्या आई है उसमें एक और संख्या जोड़ दी जाएगी। आपको ये समझने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरे साथ 2-3 मिनट मेरा साथ दीजिए, मैं आपको इसको उदाहरण के तौर पर भी समझाऊंगी। काफी सरल है और एक बार जब आपको बात समझ में आ जाएगी तो काफी सरल लगेगा। पहले देखते हैं इसके बाद सी क्या कहता है। ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनका वोट का वैल्यू कैसे डिटरमिन किया जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला सब क्लॉज सी में दिया गया है। ईच इलेक्टेड मेंबर of either house of parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the legislative assemblies of the states under subclause A and B by the total number of elected members of both houses of parliament, fractions exceeding 1/2 being counted as 1 and other fractions being disregarded। क्या फॉर्मूला दिया जा रहा है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकसभा और राज्यसभा का जो वोट होगा इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के चयन के लिए, उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, जब हम नॉर्मली वोट करते हैं तो हमें लगता है कि एक व्यक्ति मतलब एक वोट, लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके एक एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का एक वोट का वैल्यू एक नहीं होता, वो डिटरमिन होता है जैसे हमने पिछले वाला फॉर्मूला देखा। मानिएगा कि पंजाब है, पंजाब में कोई भी एमएलए हैं तो उनके वोट की वैल्यू प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश के किसी एमएलए के बराबर नहीं होगी। उसी प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक वोट की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इलेक्टोरल कॉलेज। सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनको कितने वोट्स दिए गए हैं उसकी टोटल संख्या, इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा के टोटल इलेक्टेड मेंबर्स क्या हैं, और वो जो संख्या आएगी वो होगी हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू। तो 2-3 चीज़ें समझ में आई। पहली ये कि कोशिश ये करना है कि सारे स्टेट्स का जो है वो रिप्रेजेंटेशन बराबर से हो, उनके राज्य की कितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से और उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, इसके बेसिस पे हमने एक नंबर निकाला कि हर राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के वोट की वैल्यू क्या होगी। उन सारे वैल्यूज़ को प्लस किया और फिर डिवाइड किया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कितने हैं इलेक्टेड लोकसभा और राज्यसभा, उससे हमें वो संख्या मिली कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के वोट की वैल्यू क्या होगी। इसको अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अभी द्रौपदी मुर्मू जी का जो इलेक्शन हुआ, हमने उसमें आपके आंकड़े जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देखेंगे कि मानिएगा बिहार में टोटल नंबर ऑफ एमएलएज जो हैं वो हैं और एमपीज जो हैं वो हैं 243 और ईच वोट की वैल्यू क्या है 173। अब ये कैलकुलेट किया जाएगा कि जब वोटिंग हुई, सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है, तो कितने टोटल वोट पड़े। 243 में से केवल 241 लोगों ने वोट किया और वो 241 की जो टोटल वैल्यू आई मतलब 241 इंटू 173, तो हमारे पास ये फिगर आ गया 41693। अब ये 41693 जो है ये बिहार के सारे एमपी एमएलएस के वोट के बराबर है। इसमें से अब देखा जाएगा कि जो दो अलग अलग कैंडिडेट्स थे, द्रौपदी मुर्मू जी को 133 वोट्स मिले, मतलब
उसकी वैल्यू उसके सामने लिखी गई है, और इसी प्रकार से यशवंत सिन्हा जी को 106 वोट मिले तो उसकी संख्या उसके सामने लिखी गई है। सारे स्टेट्स की वैल्यू का कैलकुलेशन जो है वो एक दिन में हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपको समझने में ज़रूर कैलकुलेटेड, थोड़ी सी मुश्किल, टेक्निकल लग रही होगी, लेकिन ये पूरी प्रोसेस एक दिन में कंप्लीट होती है और उसके बाद जो है वो परिणाम घोषित किए जाते हैं। इसमें एक बात और समझनी ज़रूरी है जो इसी आर्टिकल में दी गई है कि हम किस सेंसस के बेसिस पे पॉपुलेशन लेंगे। तो 1971 का सेंसस का हमारे पास डेटा है, और जैसे जैसे सेंसस अपडेट होंगे वैसे वैसे उन सेंसस के हिसाब से पूरी पॉपुलेशन को लिया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचानी है वो ये है कि भारत में प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। हम सीधे उनका चयन नहीं करते। कौन कौन करता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, और सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमने देखा कि 2 अलग अलग फॉर्मूला हैं। उसके हिसाब से तय किया जाता है कि हर राज्य में एमएलए के वोट की क्या काउंटिंग है। यदि एक राज्य है, मानिएगा मध्य प्रदेश, तो उसमें सारे एमएलएस की जो वैल्यू होगी उनके वोट की वो बराबर होगी, लेकिन अलग अलग राज्यों में एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो चेंज होगी, क्योंकि वो पॉपुलेशन और उनके कितने एमएलएस हैं इसके फॉर्मूला पे डिपेंड करेगा। और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, उनके वोट के वैल्यू भी बराबर होगी, लेकिन कितनी होगी वो भी इस फॉर्मूला से डिसाइड किया जाएगा। ये सारी प्रोसेस में समय ज़रूर लगता है, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन के कंपैरिजन में ये काफ़ी चीप है, काफ़ी एनर्जी सेविंग है और जल्दी हो जाती है। लेकिन इसको करने से फ़ायदा ये होता है, जो हमने देखा कि हम देखते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा करती हैं, और हमने देखा इसी चुनाव में कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स ने अपनी पार्टी लाइन के विरोध में किसी और कैंडिडेट के लिए भी वोट किया। ये इसलिए ज़रूरी है संवैधानिक दृष्टिकोण से कि जो भारत के प्रेसिडेंट हैं वो पॉलिटिकल पोजीशन तो है, हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी रखेगी और सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मेजॉरिटी रखेगी, कहीं ना कहीं उन्हीं का चयनित कैंडिडेट जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन उसके बाद भी इस प्रोसेस के द्वारा संविधान ये इंश्योर करता है कि प्रेसिडेंट के पास एक काफ़ी बड़ा नेशनल कंसेंसस हो, एक बड़े जनाधार के साथ भारत का राष्ट्र नेता जो है वो चुना जाए। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं प्रेसिडेंट के लिए, और क्या कंडीशंस हैं, क्या उनके पावर्स हैं, उनके ऑफिस में जब वो रहते हैं तो उनको क्या क्या प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि प्रेसिडेंट को हटाने जाने की नौबत आए तो क्या तरीका है जिससे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। ये सारी बातें अगले वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।